तो गुड मॉर्निंग गाइस। बेटर एजुकेशन ऑफ झांसी में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपने थंबनेल को देखकर समझ ही लिया होगा क्या है आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेट एज। और इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ट्राई स्क्वायर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो देख लें वहाँ से जाके। और क्या है, मैं मतलब पॉइंट बाई पॉइंट आपका बेसिक जो है वो क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब एक बात और है कि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका ऑप्शनल क्वेश्चन जो है वो ऊपर से जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि जो थ्योरी है हमारी उसी से ऑप्शनल बनते हैं। तो जब तक आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है तब तक आपको ऑप्शनल क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। और ऑप्शनल क्वेश्चन इतने सारे बनते हैं, इतने सारे बनते हैं कि उनको आप रट नहीं सकते। आप सोच लें कि रट लें तो आप कहाँ तक रटोगे क्वेश्चन। ठीक है। तो क्वेश्चनों को आप रट नहीं सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो थ्योरी हमारी बलबीर सिंह है, रॉयल है, उसमें से जाके आप पढ़ें। और जो आपका बेसिक है वो क्लियर करें पहले, उसके बाद ही आपको ऑप्शनल क्वेश्चन और जो एग्ज़ाम होंगे गवर्नमेंट जो हम देने जाते हैं किसी भी जॉब का, LMRC, HL, BHEL, सेल, NTPC, सेक्टर सेक्टर जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो आप इजीली फिर कर पाएंगे। क्योंकि आपका अगर बेस क्लियर है तो आप सारे, कोई भी एग्ज़ाम होगा, आप कोई भी एग्ज़ाम में कैसे भी घुमाऊ क्वेश्चन आ जाए तो आप उनको ईजिली कर पाएंगे। तो बिना टाइम गवाए मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। उसके क्या है, इसका आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्टेट एज। तो स्टेट एज क्या होता है, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। इसको सीधा सा है इसका कि स्टेट एज का प्रयोग कहाँ करते हैं हम। स्टेट एज का प्रयोग करते हैं किसी जो हमारी वो होती है, जॉब होती है, या कोई हमारी सरफेस की स्टेटनेस को चेक करने के लिए, समांतरता को चेक करने के लिए उसको हम स्टेट एज का प्रयोग करते हैं। स्टेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं? सतह की समतलता को चेक करता है, स्टेटनेस को चेक करता है। सीधा है इसमें कि स्टेट का क्या कार्य है। स्टेट का कार्य है स्टेटनेस को चेक करना। ठीक है। कैसे करते हैं स्टेटनेस को चेक, ये आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये हमारा स्टेट है। ये कैसे चेक कर रहे हैं, ये इसको वर्कपीस पर लगा करके, ये देखिए ये हमारा वर्कपीस है। ये जो हमारा वर्कपीस है, ये जो हमारा स्टेट एज है। ठीक है। स्टेट एज वर्कपीस। ठीक है। तो ये स्टेट एज से क्या चेक कर रहा है, ये सतह की जो उसकी जो सतह है वर्कपीस की, ये स्टेट है या नहीं है। इसने स्टेट एज को देखिए लगा लिया है बिल्कुल सतह की, सतह से बिल्कुल सटा करके लगा लिया है उसकी सरफेस पर। और ये क्या देख रहा है ऐसा करके, ये देख रहा है कि रोशनी तो नहीं आ रही है कहीं बीच से। अगर जहाँ रोशनी आ रही है तो समझ लीजिए कि वहाँ सतह जो है हमारी ऊंची नीची है, गड्ढे हैं, मतलब उसमें गड्ढा है। अगर रोशनी आ रही है तो गड्ढा है उसमें। अर्थात रोशनी नहीं आ रही है या फिर हमारा एक जगह से कहीं से स्टेट, मतलब जो स्टेटेज है वो टंग जाए, मतलब तो वहाँ सतह ऊंची है कहीं, मतलब पूरी सतह से जो है समांतर टच होना चाहिए इसको, तभी हमारी सतह जो है वो परिशुद्ध है। अगर कहीं टंग रहा है ये स्टेटेज, कहीं से रोशनी आ रही है, बीच से आ रही है, पता लगे बीच में टंग गया, साइड से आ रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। स्टेट सतह तभी है जब बिल्कुल ही रोशनी ना आए इसमें, एक छोर से लेके दूसरे छोर तक, बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल कोई रोशनी नहीं आनी चाहिए बीच से। तभी जो हमारी सतह है वो शुद्ध है। अगर इसमें रोशनी आ रही है तो हमारी सतह शुद्ध नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। देखिए ये भी चेक कर रहा है, ये देखिए ये भी चेक कर रहा है, ये बड़े आकार में, ये देखिए ये चेक कर रहा है इसमें क्या है। देखिए इधर कम गैप है, इधर देखिए हल्का गैप है। ठीक है। और इधर कितना गैप आ रहा है, ये देखिए वो चेक कर रहा है। इसको स्टेटस का यही कार्य होता है कि ये सतह की जो है स्टेटनेस को चेक करता है, समतलता को चेक करता है। इधर कितना गैप है, इधर बहुत ही बारीक गैप है। तो यही इसका काम होता है कि सतह की समतलता को चेक करना है, अर्थात स्ट्रेटनेस को चेक करना। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं थोड़ा क्या है। ये ABC तीन टाइप के होते हैं। तो ए वाला जो हमारा होता है वो साधारण कार्यों में होता है या रफ कार्यों में बोल लीजिए आपका। बी वाला जो होता है वो हमारा टूल मेकर्स वाला जो व्यक्ति होता है वो यूज़ करता है, वर्कर होता है जो टूल मेकर वर्कर होता है जो वो यूज़ करता है बी वाले का। और सी वाला जो होता है हमारा कास्ट आयरन का होता है। ये क्या है, डेटम सतह को चेक करता है। तो आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अब हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है, स्टेट इज हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं।
तो ये याद करने वाली चीज़ है स्टेट इधर से इधर तक कि स्टेटनेस स्टेट एज हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। कौन से बनाए जाते हैं? ए और बी। सी वाला तो हमारा कास्ट आयरन का होता है, देखिए इसमें साफ लिखा है इसने कि सी वाला हमारा कास्ट आयरन स्टेट एज है। तो हाई कार्बन स्टील के क्या क्या होंगे? तो हाई कार्बन स्टील के हमारे दो होंगे, ए वाला और बी वाला। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है, आपको आप रटो या याद करो या समझो। तो स्टेट हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। इसके दोनों सिरे लेवल में और समांतर फिनिश किए जाते हैं, जिनमें से एक सिरा प्रायः बेवल किया होता है। बेवल क्या होता है? बेवल शब्द आपको नहीं पता होगा तो ये जो तिरछापन है, ये जो तिरछापन आपको दिख रहा है ना इसमें, ये जो तिरछापन है इसी को बेवल बोलते हैं। जो भी तिरछा को चैम्फर या बेवल इन दो नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बेवल शब्द जो है तिरछेपन से रिलेटेड है। ये जो देखिए ये तिरछा हो रहा है ना, इसका एज, ये जो तिरछा हो रहा है ये बिल्कुल सीधा है, ये तिरछा हो रहा है, इसी को ये बोल रहा है बेवल किया होता है। जैसा कि चित्र 2.12 में दिखाया गया है, साधारण कार्यों वाला स्टेट एज ए वाला है, बी बी टूल मेकर स्टेट एज और सी कास्ट आयरन स्टेट एज है। तो हाई कार्बन स्टील वाले हमारे सिर्फ दो हो गए, ए वाला और बी वाला। और सी वाला जो है उसने खुद ही बता दिया कि ये है कास्ट आयरन स्टेट एज। अब इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? प्रयोग मैंने आपको दिखाई दिए हैं कि वो पहले सतह को जो स्ट्रेटनेस को चेक करेगा, सतह की समतलता को चेक करेगा, वो सतह पर रख करके रोशनी देखेगा ऐसा करके ऊपर उठा करके। ये देखिए, ये देख रहा है ना जिस तरीके से, इस तरीके से ये देखेगा कि हमारी सतह जो है वो बिल्कुल शुद्ध है या नहीं है, इसमें रोशनी नहीं आनी चाहिए। तो रोशनी नहीं आ रही तो अर्थात हमारी जो है सतह वो है बिल्कुल एकदम शुद्ध है, पैरेलल है। तो ये स्टेटस हमारा बता देगा। अगर इसके बीच से रोशनी आ रही होगी तो हमारी जो सतह है वो रफ है या गड्ढे हैं उसमें। तो इसका यही काम है स्टेटस का। स्टेटस एक प्रकार स्टेट एज का प्रयोग किसी वर्कपीस के एज की स्ट्रेटनेस चेक करने और सरफेस की समानता यूनिफॉर्मिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। तो स्ट्रेटनेस, या इसमें बोल रहा है एज की स्ट्रेटनेस। एज की स्ट्रेटनेस कैसे चेक करेगा? क्योंकि ये देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो जैसे हमारी कोई सरफेस प्लेट है, ठीक, ये इसकी देखिए एज जो है ये वाली जो है ये बिल्कुल फिनिश है, शुद्ध है, बिल्कुल सीधी है। तो स्ट्रेट एज को हम इधर रखेंगे, इधर स्ट्रेट एज को हम इधर रखेंगे ऐसा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसका एज, स्टेट एज का एज और इस जो हमारी सरफेस प्लेट थी इसका एज बिल्कुल अगर सीध में है, बिल्कुल एक्यूरेट सीधा है, तो समझ लीजिए हमारी सतह की एज जो है बिल्कुल सीधी है, सही है। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसा आता है इसमें कोई गैप आता है जो हमारा, सॉरी ये माउस, अगर कोई सतह हमारी ऐसी है जैसे मान लीजिए थोड़ी सी बाहर निकली है इस तरीके से, तो हम इस पर स्टेटेज रखेंगे तो ये हमारा बता देगा कि ये सतह स्टेट नहीं है, इसका एज स्टेट नहीं है, ये थोड़ा बाहर को है, तो ये हम इसको सही करेंगे। तो यही बोल रहा है कि इसके एज की स्टेटनेस को भी ये चेक करता है। इसके बाद हमारी हैं सावधानियां। सावधानियां आप कितनी भी बना सकते हैं मन से। तो इसमें पढ़ लेते हैं। ट्राई स्क्वायर को दूसरे कटिंग टूल्स के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। सही बात है। ये क्यों नहीं रखना चाहिए? आपको रीज़न पता होगा, मैंने बताया था कि उसमें ग्रेजुएशन होती है, उसकी जो ब्लेड होती है उसमें अशुद्ध हो जाएगी, वो उसमें निशान आ जाएंगे, कुछ रफ हो जाएगी, तो वो उसको चेक नहीं कर पाएगा। दूसरे कार्य करने से पहले पश्चात इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, ये भी सही बात है। इसको गिरने से बचाना चाहिए, ये भी सही बात है। इसको कभी भी हथौड़े की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भी सही बात है कि जैसे कहीं हम हैमरिंग का प्रयोग करते हैं वैसा हमें ये नहीं कि स्टेटेज भी भारी है तो हम उसको भी हैमर की तरह किसी चीज़ को ठोकने लगें उससे, तो ये भी नहीं करना चाहिए। इसके ब्लेड पर पेचकस की तरह प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, ब्लेड को पेचकस की तरह। इसका जो ब्लेड होगा वो बिल्कुल नुकीला होगा, ठीक है, स्टेटेज का इस तरीके से होगा, बिल्कुल ही नुकीला होगा। तो हमें इसको स्क्रू ड्राइवर की तरह या अर्थात पेचकस की तरह इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर करेंगे तो उसमें क्या है, उसका जो ब्लेड होता है वो हो सकता है इधर से क्रैक हो जाए या टूट जाए हल्का सा, तो हमारा स्टेटस जो है वो खराब हो जाएगा, या ट्राई स्क्वायर का जो ब्लेड है वो खराब हो जाएगा। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते समय इसके ब्लेड को जॉब की सतह से रगड़ना नहीं चाहिए बल्कि उठाकर चेकिंग करनी चाहिए। तो अगर हम कोई जैसे इसमें ये बोल रहा है कि इसको उठाकर प्रयोग करना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए, तो कैसे? तो आपको ट्राई स्क्वायर तो आपने देखा होगा इस तरीके का 90 डिग्री का होता है। अगर हमने ये चेक किया 90 डिग्री,
तो अगर हमें ये कोना चेक करना है तो हम ये नहीं कि इधर ही से इसको घसीटते हुए ले जाएं इधर तक, ये नहीं करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इसको उठा करके हाथों में सीधा इधर लगाएंगे फिर हम इसको, ठीक है ना, उठा करके, और फिर चेक कर लेंगे इसको। तो ये यही बोल रहा है कि इसको ब्लेड को जॉब की सतह पर रगड़ना नहीं चाहिए बल्कि इसे उठाकर चेकिंग करनी चाहिए। 7 पॉइंट में आता है, जब ट्राई स्क्वायर का प्रयोग ना किया जा रहा हो तो इस पर हल्के ग्रेड का तेल लगाकर इसके निजी स्थान पर रख देना चाहिए। तेल लगा के क्यों रख देना चाहिए, क्योंकि इस पे जंग वगैरह, कोरोजन वगैरह ना लगे। अब आता है हमारा माप और माप लेने वाले औजारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संकेत। सम इम्पोर्टेंट हिंट्स रिलेटेड टू मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। तो इसके बारे में क्या है, हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मीट्रिक पद्धति में स्टील रूल की लीस्ट काउंट 1/2 mm या 0.5, 1/2 है इसमें, 0.5 भी बोलते हैं, बोल सकते हैं इसको। सॉरी, माउस है मेरा तो मैं माउस से थोड़ा सा कंट्रोल ठीक से नहीं कर पाता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ आपको, उस पर ध्यान दीजिए आप, कि मीट्रिक पद्धति में स्टील रूल की लीस्ट काउंट 1/2 mm या 0.5 mm, और ब्रिटिश पद्धति में 1/64 इंच होती है। ये आपको सभी को पता होगा, मैंने बताया था वीडियोस में, पिछली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मेरे उसमें चैनल पे विजिट करके और प्लेलिस्ट में जाके, थ्योरी में जाके आप उधर से देख सकते हैं। स्टील रूल वाला वीडियो जो है मैंने पूरा पढ़ाया था, उसमें मैंने सब कुछ बताया है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है, स्टील रूल का प्रयोग किसी भी शाफ्ट पर चाबी घाट कीवे की मार्किंग के लिए किया जाता है। की सीट रूल, सॉरी, की सीट रूल जो होता है वो किसी भी शाफ्ट पर चाबी घाट की मार्किंग के लिए किया जाता है। ये मैंने आपको बताया था की सीट रूल किस तरीके का होता है और उसको सिलेंड्रिकल जॉब पे ही प्रयोग क्यों करते हैं। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो प्रिक रूल। प्रिक रूल कोई नहीं होता, ये होगा श्रिंक रूल। सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, ये प्रिक नहीं होगा, या प्रिक नहीं होगा, ये होगा श्रिंक रूल। श्रिंक रूल का प्रयोग मोल्डिंग शॉप में किया जाता है। तो श्रिंक रूल का प्रयोग मोल्डिंग शॉप में क्यों किया जाता है, ये मैंने उधर बताया था उस वीडियो में। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखा है आपने तो मैं थोड़ा सा इधर भी बता देता हूँ। श्रिंक रूल क्या होता है कि श्रिंक रूल का जो हमारा खाना होता है वो कुछ साधारण रूल से बड़ा साधारण रूल के जो साधारण रूल का जो निशान होता है साधारण रूल का, उससे कुछ बड़ा रखा जाता है। क्यों, क्योंकि हर धातु का श्रिंकेज अलाउंस अलग अलग होता है। कोई धातु कम सिकुड़ती है, कोई धातु ज़्यादा सिकुड़ती है। तो श्रिंक रूल जो होता है, श्रिंक रूल का जो खाना होता है वो बाकी के खानों से, बाकी साधारण स्टील रूल के खानों से कुछ बड़ा बनाया जाता है। क्योंकि जो मोल्डिंग होती है, जो जब जॉब गर्म होता है तो उसका माप जो है वो बढ़ जाता है, तो सिकुड़ने की वजह से वो अपने एक्यूरेट साइज में आ जाता है। ये इसीलिए श्रिंक रूल का प्रयोग मोल्डिंग शॉप में किया जाता है। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्टील रूल एक प्रत्यक्ष मापी औजार है तथा आउटसाइड कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। स्टील रूल एक प्रत्यक्ष मापी औजार है तथा आउटसाइड कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूँ कि प्रत्यक्ष क्या होता है। मैंने आपको बताया था प्रत्यक्ष वह होता है जो कि हमें डायरेक्ट पता चले। कोई माप अगर हम ले रहे हैं, देखिए प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिस, प्रत्यक्ष मापी औजार वही होगा जिस पर ग्रेजुएशन होगी, अर्थात जिस पर निशान बने होंगे इंच सेंटीमीटर के। तो वही जो हमारा टूल होगा या मेजरमेंट कोई यंत्र होगा तो वही हमारा प्रत्यक्ष मापी कहलाएगा, और जिस पर निशान नहीं बने होंगे वो हमारा अप्रत्यक्ष मापी कहलाएगा। कैसे, मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे कि हमें कोई चीज़ लेनी है, जैसे हमें पर्दा लेने जानी है अपने घर की डोर की, कोई पर्दा लेने जानी है तो हम धागा से नाप लेते हैं कि हमें इतनी लंबी ले जानी है। तो धागा हमारा क्या हो गया, धागा पे ना तो कोई निशान है ना कुछ है, उसको हमने सीधा लगाया कि भाई इधर इधर से इधर तक लगा लो, उतनी धागा को कट कर लो, इतना लंबा हमें पर्दा चाहिए। तो वो क्या हो गया, एक हमारा अप्रत्यक्ष मापी है। जब हम पर्दा लेने जाएंगे तो वो उसको दुकान वाले को देंगे कि भैया हमें इतनी लंबी पर्दा चाहिए, तो वो क्या करेगा, उस धागे को पहले रूल से नापेगा कि ये धागा कितना लंबा है। तो उस उसके जो रूल पे उसको, मतलब जो उसका इंची टेप होता है उस पर वो धागे को नापेगा, तो उसको पता चल जाएगा ये धागा जो है 3 फीट का है या 4 फीट का है। तो उसको कौन बता रहा है कि ये धागा जो है 3 फीट का है 4 फीट का है, वो उसको रूल बता रहा है या उसका फीता बता रहा है, इंची टेप बता रहा है। तो वो क्या है, प्रत्यक्ष मापी है, क्योंकि उस पर ग्रेजुएशन है।
और अगर हम इंची टेप से नापें डायरेक्ट ही पर्दे को, साइज जो हमें लेना है घर में, हम इंची टेप से नापेंगे तो हमें डायरेक्ट ही पता चल जाएगा ये हमें 4 फीट की पर्दा लेनी है। तो क्या हो गया कि हमें स्टेट रूल जो इंची टेप है जो हमें डायरेक्ट ही तुरंत ही बता दे रहा है कोई भी चीज़ की ये इतनी लंबी है इतनी चौड़ी है, तो वो हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया, मतलब अर्थात प्रत्यक्ष मापी हो गया। और जो हमें डायरेक्ट नहीं बता रहा है, जो धागे वाला उदाहरण मैंने आपको दिया है, वो हमारा अप्रत्यक्ष मापी हो गया। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यही फर्क है। तो आपको समझ आ गया होगा। 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। गहरे सुराख तथा स्लॉट की माप लेने के लिए नैरो रूल का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सकरा होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो 5 mm होती है। ट्राई स्क्वायर का साइज स्टॉक के अंदरूनी सिरे ब्लेड के अंतिम सिरे से लिया जाता है। ये आपको मैंने, ये जो बहुत बड़ा डाउट होता है बच्चों को, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप उस मेरे पिछली वीडियो में, इसमें इसके पहले जो वीडियो डाला था मैंने ट्राई स्क्वायर का, उसमें देखें, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में ये चीज़ बताई है कि कैसे स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के बाहरी सिरे तक कैसे लेते हैं। 7 पॉइंट की तरफ आते हैं कि स्टैंडर्ड मापों को 20 डिग्री सी पर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? आपको पता होगा 20 डिग्री सी पर हमारी बिल्कुल जो भी वर्क पीस होता है बिल्कुल एक्यूरेट अवस्था में रहता है, ना कि उसमें, ना ही उसमें कोई डिस्टॉर्शन होता है, ना वो घटा होता है, ना बड़ा होता है। इसीलिए जो 20 डिग्री सी पर माप लेनी चाहिए बिल्कुल एक्यूरेट होती है, शुद्ध होती है। 8 पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक अच्छे मेजरिंग टूल में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। क्या क्या गुण होने चाहिए? 3 गुण हैं, ये अच्छे मेजरिंग टूल में होने चाहिए। इसकी ग्रेजुएशन यूनिफॉर्म और परिशुद्ध होनी चाहिए। ग्रेजुएशन मतलब वही इंच सेंटीमीटर के निशान बिल्कुल परिशुद्ध होने चाहिए। इसे आसानी से पढ़ा जा सके व प्रयोग में लाया जा सके। इस पर जंग वगैरह नहीं लगना चाहिए। ये 3 क्वालिटीज़ जो है हमारे अच्छे मेजरिंग टूल में होनी चाहिए। 9 पॉइंट की तरफ चलते हैं। ट्राई स्क्वायर के स्टॉक पर बर स्लॉट बना होता है जिसमें जॉब के एज की बर को स्थान मिल जाता है। तो ट्राई स्क्वायर में, अगर आप, मैंने उस वीडियो में नहीं बताया कि ट्राई स्क्वायर के जो स्टॉक या बार स्लॉट बना होता है स्टॉक पर, वो क्यों होता है, किस लिए होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा इधर बना के दिखाता हूँ। ये हमारा हो गया ट्राई स्क्वायर। तो इधर एक इस तरीके का स्लॉट बना होता है। मैंने ठीक से बना नहीं पाया, कुछ राउंड में रहता है हल्का सा ऐसे। ये नहीं होगी, ये लाइन नहीं होगी। इस तरीके का जो स्लॉट होता है हमारा, वो क्या होता है, अगर हम किसी वर्क पीस से हटाते हैं इसको, तो जो है हमारा, जैसे कोई वर्क पीस है उसको, इसमें होता, इसमें अशुद्धियाँ हैं थोड़ी सी, इधर पे कोई बर वगैरह लगी है, तो वो बर क्या है, इसके अंदर चली जाएगी, इस कट के अंदर, इस स्लॉट के अंदर चली जाएगी। तो ये क्या है, 90 डिग्री में बिल्कुल फिक्स इससे सट जाएगा और इससे सट जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है कि जो ट्राई स्क्वायर के स्लॉट पर जो बर स्लॉट बना होता है जिसमें कि जॉब की एज की बर को स्थान मिल जाता है। 10 पॉइंट के ऊपर चलेंगे। किसी किसी जैनी कैलिपर की टांग पर एक विशेष आकार की हील बनी होती है जिससे जॉब के आउटर एज के साथ साथ समांतर लाइनें आसानी से खींची जा सकती हैं। ये आपको समझ आ ही गया होगा। 11वां जो पॉइंट है, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर को शीघ्रता से परिशुद्धता में सेट किया जा सकता है क्योंकि इसकी टांगों की एक पिवट और चपटे स्प्रिंग के द्वारा असेंबल किया जाता है। इसके बारे में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया था, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। 12वां पॉइंट जो हमारा है, ट्राई स्क्वायर द्वारा चेक की गई परिशुद्धता प्रति 10 mm लंबाई पर 0.002 mm होती है, जो कि अधिकतर वर्कशॉप कार्य के लिए पर्याप्त होती है। तो ये चीज़ अगर मैंने उस वीडियो में शायद मैंने नहीं बता पाई थी कि ट्राई स्क्वायर की शुद्धता वो कैसी होती है, परिशुद्धता या शुद्धता कैसी होती है, तो वो होती है 0.002 प्रति 10 mm। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ट्राई स्क्वायर की शुद्धता क्या होती है, तो आपको बोलना है 0.002 प्रति 10 mm। 10 mm की लंबाई में ये 0.002 की एक्यूरेसी में चेक करेगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको समझ आया होगा। वैसे तो उसमें स्टेटस कुछ हार्ड नहीं था। इसके चलते ही हमारा आज का ये टॉपिक जो चैप्टर नंबर 2 है ये समाप्त हुआ, और इसके आगे जो है वो हमारा 3rd चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल आपका बेसिक आप क्लियर रखें अपना, तो आपके जो ऑप्शनल है वो आप इजीली कर पाएंगे। अर्थात अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप ऑप्शनल किसी काम के नहीं, सारे आपके ऊपर से जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका अगर कोई फ्रेंड है उसको भी शेयर करें।
और आगे मैं कोशिश करूँगा कि कुछ आपके लिए बेटर वीडियोस बनाऊँ और ही बेटर बनाऊँ। तो आप वीडियो देखते रहें, मेरे साथ बने रहें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।